नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में जॉन्डिस जो होती है, नियोनेटल जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, बच्चों में पीलिया हो जाता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, ये कितनी किस्म का होता है और कौन सी इसकी जो किस्म है वो ख़तरनाक है। हमें अब नॉर्मल नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को वक्त से पहले, और किसी भी चीज़ को जब वो ख़तरे से आगे गुजर जाए तो नॉर्मल भी नहीं लेना चाहिए। इनकी अक़साम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी क्या शनाख्त होती है, इन्वेस्टिगेशंस में हम किस लेवल पे जाते होते हैं, और इनकी इन्वेस्टिगेशन ख़ास तौर पे ये नियोनेटल जॉन्डिस के हवाले से मैं देखूंगा कि दो किस्म की होती है। फिज़िकल भी होती है एग्जामिनेशन इसकी, इन्वेस्टिगेशंस में इसका हम कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, और मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, ये जो चीज़ें सारी आपको बताई जाएंगी, ये आपको एक पब्लिक लेवल पर अवेयरनेस के तौर पे बताई जाती हैं। इनका ताल्लुक मैं ख़ास तौर पे कहता होता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी है, जो मेडिकल के रिलेटेड लोग हैं, ये चीज़ें उनके लिए नहीं होती हैं, वो इनसे बहुत आगे की चीज़ें जानते होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, हम टॉपिक पे आते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जॉन्डिस क्या है, किस किस चीज़ की ज़्यादती की वजह से होती है। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है जॉन्डिस की, जो पीलिए की है, वो ये है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा मिकदार बिलीरुबिन की जब पाई जाए तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। अब ये बिलीरुबिन क्या है? हमारे जो आरबीसीज होते हैं, जो हमारे खून के सुरखुले होते हैं, ये जिस्म में तोड़ फोड़ होती है इनकी, इनसे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये टूटता है, ये दो हिस्सों में तब्दील होता है, हीम और ग्लोबिन। फिर इनकी जब लाइसिस होती है, इनमें एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको बिलीरुबिन कहते हैं, जो पेशाब के ज़रिए हमारे गुर्दे निकाल देते हैं जिस्म से, और इंसान नॉर्मल रहता है। लेकिन जब इसकी ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाती है, जब ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है बॉडी में, तो इससे जल्द और आपकी आंख का जो स्क्लेरा है, जो वाइट पार्ट है, ये येलो में तब्दील हो जाता है। जब येलो में तब्दील होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जॉन्डिस हो चुकी है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है बॉडी में? 1.0 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल मिकदार है, जो किसी भी खून में, बच्चे में, बड़े में, अडल्ट में ये पाई जाती है। अब जब दो या दो से ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलीरुबिन जिस्म में पाई जाए तो इट मीन्स कि ये जॉन्डिस की तरफ जा रहा है। अब ये जॉन्डिस दो तरह की होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है, एक पैथोलॉजिकल होती है। जो फिजियोलॉजिकल होती है ये दूसरे या तीसरे दिन में ज़ाहिर होती है। जो पैथोलॉजिकल होती है ये पहले 24 घंटे में ज़ाहिर होती है। जो फिजियोलॉजिकल होती है इसमें बच्चा हेल्दी नज़र आता है, और जो पैथोलॉजिकल होती है इसमें सिक होता है, बच्चा बीमार होता है। जो फिजियोलॉजिकल होती है इसमें बच्चे को भूख भी लगती है, प्रॉपर डाइट भी होती है। लेकिन पैथोलॉजिकल में भूख बच्चे की नहीं रहती, फीडिंग प्रॉपर नहीं होती, और बीमार से बीमार तरीन होता जाता है। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसमें बच्चे के यूरिन का और स्टूल का कलर भी पेल नहीं होता, नॉर्मल रहता है। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है इसमें स्टूल का और यूरिन का कलर तेज़ी से चेंज होता है और डार्क पेल में चला जाता है। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है इसमें बिलीरुबिन का लेवल अप टू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से डेली बढ़ता है। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होती है इसमें अप टू 15 चला जाता है, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ये डेली बेसिस पे ये बढ़ती होती है। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये 7वें दिन तक तकरीबन सेटल हो जाता है। जो पैथोलॉजिकल होता है ये 7वें दिन सेटल नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और फौरी तौर पे ये ट्रीटमेंट अपनी डिमांड कर रहा होता है, और फौरी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। नाजरीन, हमने सबसे पहले जॉन्डिस की डेफिनेशन देखी, ये किस वजह से होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू देखी, इसकी दो किस्में हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। एक बच्चे को जॉन्डिस हो गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? इससे पहले एक छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जॉन्डिस होती क्यों है बच्चों में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में। नाज़रीन, जो छोटे बच्चों के आरबीसीज होते हैं ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, खून की नालियाँ पतली होती हैं, गुजरते हुए ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो अनकॉन्जुगेटेड जो आपकी बिलीरुबिन होती है इसको कॉन्जुगेटेड में तब्दील करके जिस्म से निकालना होता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का जो लिवर होता है ये इतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता, एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है, वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से अकोमुलेशन हो जाती है,
ज़्यादती हो जाती है बिलीरुबिन की और बच्चों में पीलिया हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसकी काजेज़ क्या होती हैं। काजेज़ नाज़रीन इसकी 3 किस्म की मेन हैं। पहली हेपेटिक, प्री हेपेटिक, जो जिगर से खून जाने से पहले पहले की काजेज़ हैं। दूसरी हेपेटिक, जिगर में क्या चीज़ें होती हैं जो इस जॉन्डिस का सबब बनती हैं। पोस्ट हेपेटिक, जिगर के बाद जब खून क्रॉस कर गया उसके बाद की कौन सी अलामत हैं, इससे बाहर की कौन सी चीज़ें हैं जो जॉन्डिस काज करती हैं। नाज़रीन, प्री हेपेटिक में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होता है, मतलब कि आपके खून के सुर्ख खुलिये की तोड़ फोड़ जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये कैसे होता है, पैदा होते ही बच्चे को क्यों हो जाता है? पहली बात, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, माँ का और बच्चे का खून का जो तबादला होता है उससे। दूसरा, एबीओ ब्लड सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी, बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड ये पॉजिटिव नेगेटिव जब होता है तो इनकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बहुत बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की तादाद बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की तादाद बढ़ेगी तो उसमें फिर आपकी बिलीरुबिन बढ़ेगी, बिलीरुबिन बढ़ेगी, जिगर की तरफ कॉन्जुगेशन के लिए आएगी, कॉन्जुगेशन हो नहीं सकेगी, एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो जॉन्डिस की तरफ चला जाएगा बच्चा। अब है पोस्ट हेपेटिक, वो काज क्या होती है? पोस्ट हेपेटिक काज नाज़रीन एक ये भी होती है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जॉन्डिस होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में जॉन्डिस होती है, ये और एक अहम इसकी वजह ये होती है जो बाइल डक्ट आपकी होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो रुकावट आ जाएगी, जो बिलीरुबिन आपकी क्रॉस नहीं होगी, ये स्टूल के थ्रू नहीं निकल पाएगी, ये यूरिन के थ्रू नहीं, और अकोमोलेशन जब हो जाएगी इसकी तो जॉन्डिस की सूरत में ये ज़ाहिर होगी। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। जॉन्डिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं, उसको असेस करते हैं। दूसरा है ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, उनमें हम देखते होते हैं। एक होता है इनग्राम एक्टेरोमीटर। इनग्राम एक्टेरोमीटर एक सादा सी एक पट्टी होती है छोटी सी, उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5। उसको हम बच्चे के नोज पे यहाँ पे रखेंगे और पट्टी में 1 2 3 4 5 में कलर होते हैं, ये अपना येलो से, बल्कि लाइट येलो से शुरू होते हैं, स्किन कलर से शुरू होते हैं, डार्क येलो की तरफ चले जाते हैं। जिस नंबर पे बच्चे का कलर, बच्चे की आंखों का कलर, स्किन का कलर जिस नंबर पे मैच हो रहा होता है, हम उस नंबर को नोट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इस नंबर पे कितनी परसेंटेज है बिलीरुबिन की। मतलब कि अगर 1 नंबर पे है तो ये 5% बिलीरुबिन है, 2 नंबर पे है तो आपकी हो जाती है वो 10%, 3 नंबर पे 12%, 4 नंबर पे 15, और अबव जो 4 होती है 5 नंबर तो उस पे 15 से ज़्यादा चली जाती है। ये इसकी एक छोटा सा एक फार्मूला है। फिर आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में दूसरा तरीका, क्रैमर्स इंडेक्स। इसमें भी नंबरिंग होती है। क्रैमर्स इंडेक्स मतलब आपका हेड और नेक ये हिस्सा फर्स्ट में आता है, चेस्ट 2 में आता है, लोअर एब्डोमेन 3 में आता है, और लेग्स नी तक ये आपका चला जाता है लोअर एब्डोमेन में, और लोअर लेग्स जो हैं ये आती हैं आपके 4 नंबर पे, और पाम एंड सोल जो हैं ये 5 नंबर पे। फिर इनकी नंबरिंग हम देख के कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा है मुतासिर, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं बिलीरुबिन की तादाद कितनी है। ये एक अलहदा टॉपिक ये हो गया। दूसरा है फिर अपना ब्लड टेस्ट, उसमें सबसे पहले हम सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हमने क्या देखना है, एचबी की तादाद, एचबी की परसेंटेज कितनी है। एचबी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा हमें पता चल रहा होगा कि हीमोलाइसिस हो रही है, ब्लड के सेल्स की हीमोलाइसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, एचबी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये देख लिया हमने। हम जाएंगे एलएफटीज़ की तरफ। एलएफटीज़ में क्या देखना है हमने, टोटल बिलीरुबिन कितनी है, उसकी भी ज़्यादती होगी, जो कि हमें डेफिनेट डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इसको मैनेज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। नाज़रीन, जो तो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक नॉर्मल प्रोसेस, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, 7वें दिन ठीक हो जाता बच्चा, या मैक्सिमम फोटोथेरेपी आप 1-2 दिन कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके लिए 3 किस्म की ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं। एक होती है फोटोथेरेपी, एक होती है मेडिकल मैनेजमेंट जिसे ड्रग थेरेपी कहते हैं, और तीसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, किस लेवल पे जॉन्डिस पहुंच चुकी है, हमने कैसे मैनेज करना है। अब फोटोथेरेपी में ब्लू ग्रीन लाइट का इस्तेमाल होता है। उसमें बच्चे को रखा जाता है, एक लैंप होता है उसमें रखा जाता है। लैंप से और बच्चे से फासला जो है वो आपका तकरीबन 45 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए बच्चे में और उसमें लैंप में। और बच्चे की आइज़ को और जेनिटल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये ख़ास ख्याल रखना, हर 2 घंटे बाद सेशन देना है, इससे बच्चा रिकवर होता है। दूसरा हम आते हैं, अगर इससे मैनेज नहीं हो रहा, अब ड्रग की तरफ आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। उसमें फिनोबार्बिटोन एक ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, जॉन्डिस में ये दी जाती है। तीसरा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम कैथीटर डालते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आप कैथीटर इंफीरियर वीना केवा में डाल सकते हैं, ये अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू इंफीरियर वीना केवा में आप डालते हैं कैथीटर। उसमें फिर 3 आउटलेट्स होती हैं, उनमें आर्टीरियर और वेनस वेन्स जो होती हैं उनके थ्रू आप ब्लड देते हैं और ड्रेन करते हैं। ये एक तरीका है। अगर ये तरीका आप नहीं करते, दूसरा होता है डबल क्लिक वाला। उसमें ये है कि एक हैंड पे आप इंफीरियर सॉरी वीनस ड्रेन करें और एक पे आप आर्टीरियल सप्लाई दें। जो आर्टीरियल है 10 सीसी आपने आर्टीरियल ब्लड ड्रेन किया और आपने 10 सीसी ही जो ब्लड है वेन के थ्रू आपने बच्चे में दाखिल किया, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह और बच्चे में जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है उनमें आप 0.5 mg के हिसाब से पर केजी के हिसाब से आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देना है ताकि बच्चा हाइपोकैल्सीमिया का शिकार भी ना हो। पहले आपने फोटोथेरेपी की, ड्रग थेरेपी की, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 2 किस्म के आपने कैनोलाज पास किए, आर्टीरियल और वेनस, दोनों में फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। एक से आपने निकाला है 10 सीसी, दूसरे में आपने डाला है। ये आप अमल करें, इससे ये है कि क्लियरेंस होगी उस बिलीरुबिन की और बच्चा बेहतरी की तरफ जाएगा। जब आप बिलीरुबिन को कन्वर्ट करेंगे उसमें कॉन्जुगेटेड में अनकॉन्जुगेटेड से फोटोथेरेपी के ज़रिए, तो भी आपके यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू बिलीरुबिन निकल जाएगा और बच्चा रिकवरी की तरफ चला जाएगा। नाज़रीन, एक आपको अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ये इंसेफ्लोपैथी काज करता है। इससे बचना चाहिए। इंसेफ्लोपैथी ये काज करता है और उसमें बच्चे की डेथ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं। इससे बचाएं और फौरी तौर पे जब भी आपको बच्चे में न्यू बॉर्न में आपको कोई स्किन का कलर चेंज होता नज़र आए, फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसको घर में ट्रीट करने की या घर में बेजा रखने की या अपने घरेलू नुस्खे आजमाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश क्या करें अपने कंसल्टेंट से राब्ते में रहें। नाजरीन, उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।